हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शो द जूनियर एंटरप्रेन्योर। आज का जो सेशन है, आज स्पेशली हमने आपका जो एक प्रोग्राम है, सेशन है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, उस प्रोग्राम के ऊपर, उस सेशन के ऊपर आज हमने टॉपिक लिया है। और आज हमने एक ऐसे की नोट स्पीकर को इनवाइट किया है जो इस फील्ड में बहुत माहिर है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है। उनका कुछ शब्दों में हम एक इंट्रोडक्शन हम देते हैं। He is an entrepreneur. He is a mechanical engineer, permaculture designer, and the art of living faculty. And he is also recognized by IIT Powai, Mumbai, from Mumbai, and PKV Agriculture College, Akola, recognized as a young innovative entrepreneur. और साथ में ये उनका खुद का स्टार्टअप है, फाउंडर एक कंपनी है 48 डिग्री और बीचकार्ड.com और 48 डिग्री के फाउंडर भी है, उनका खुद का स्टार्टअप है। तो मैं इनको इंट्रोडक्शन कुछ शब्दों में बोलना चाहूंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। इसने रातों से नींद लड़ी है, वही सूरज बनकर निकलता है, वही सूरज बनकर निकलता है। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी को आज हमने हमारे शो में इनवाइट किया है। तो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर आवर स्पीकर मिस्टर अक्षय जोशी। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो आपने हमारा इन्विटेशन को एक्सेप्ट किए हमारे जूनियर एंटरप्रेन्योर के सेशन में हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू रन अ स्टार्टअप। आप तो खुद एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो और आपको एक यंग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको एक सम्मान भी मिल चुका है अकोला PKV अकोला से। इसके अलावा शार्क इंडिया में भी एज अ कंटेस्टेंट आप हो। तो मैं चाहती हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये चाहते हैं बच्चे कि आप स्टार्टअप स्टार्ट करना, पर बहुत छोटे हैं, इनको नहीं पता ये जर्नी कैसी है। तो ये टॉपिक हमने चूज किया है ताकि इतने छोटे छोटे बच्चों को हम एक बता सके, ये चीजें समझा सके कि स्टार्टअप क्या वाकई में चल सकता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात करें और हमारे इंडिया की बात करें तो 94% लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप तो स्टार्ट कर लेते हैं पर पीछे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होता। और कुछ 6 या 7% ही ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो एंड तक चल पड़ते हैं। तो अगर शायद आपका बहुत अच्छा एक, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया में भी आप अपने स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करवा चुके हो, तो बहुत सारी नॉलेज आपके पास है। तो थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में हम चाहते हैं हमारे बच्चों को आप बताइए। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि आपकी इंट्रोडक्शन से थोड़ा आप अपने शब्दों में आप खुद की कहानी को बताइए, बच्चों को समझाइए कि क्या आपका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बताइए। ठीक है। तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना। यहाँ पर सब यंग एज के है ना, 12, 13, 14 साल के आसपास के सब लोग है ना, 11 to 17 का एज हमने हाँ 17 का लगभग। तो हर एक के मन में यही आ रहा होगा ना, है ना, कि भाई हम लोग कर सकते हैं क्या, इतनी यंग एज में हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्या। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एज लिमिट नहीं है ना। आपने कई स्टार्टअप अभी देखे होंगे इंडिया में जो बने हैं, है ना। जैसे डब्बा वाला का अभी एक ऐप बना है जो बहुत कम एज में 12 साल के बच्चे ने पूरा डिजाइन किया है, पूरा ऐप इंक्लूडिंग कोडिंग भी उसने खुद ने की है ना। तो ऐसी कोई एक्सेस लिमिट नहीं है। अब रहा सवाल कि हम लोग, मैं आपको मतलब स्टार्टअप शुरू करने के पहले एक ही चीज आपको क्लियर करने के लिए बोलूंगा, जो आपके मन में एकदम क्लियर कर लो। और वो हमारे जो भी करना चाहता है सबके मन में वो क्लियर होना चाहिए। क्या है? वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, है ना। सबसे पहले कि स्टार्टअप क्यों करना है ये क्लियर कर लेना, है ना। बाकी जो हाउ और व्हाट है कि कैसे करेंगे वो तो सेकेंडरी हो गया, है ना। हर एक के मन में आता है ना, हाँ नहीं कुछ बोल सकते हैं, हाँ। हम लोग 2 वे कन्वर्सेशन रखेंगे, ठीक है। आप मुझे आंसर देना जब मैं पूछूं तो करेंगे, ठीक है। तो हर एक के मन में आता है ना कि करना चाहिए। आप बताइए कि आपको स्टार्टअप क्यों करना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चूज करना है। मैं आपको सवाल पूछता, बताइए क्यों करना है। कोई एक जन बता सकता है? हाँ बताओ। फेमस होने के लिए, बहुत बढ़िया। और हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत ही अच्छा। और एक दो एग्जांपल दीजिए। सेटल होने के लिए भैया, हाँ भाई लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाए। और है ना, हाँ। तो ऐसे अलग अलग रीजन हर एक के है ना। कोई बोलेगा मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, सीधा सीधा है ना, कि भाई क्यों स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस, कि भाई अच्छे से ज्यादा पैसे कमाने हैं।
अभी तो इन्वेस्टिंग वगैरह सब टर्म्स आप सुन ही रहे हैं, है ना। बट मैं आपको बोलूंगा वाई इसलिए क्लियर चाहिए कि स्टार्टअप के वैल्यूज क्या है आपके। आपने बड़े बड़े स्टार्टअप देखे, ओला देखा, उबर देखा, अमेजॉन देखा, कोई तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए निकले है ना। कोई ऐसा स्टार्टअप देखा क्या कि जब नींद में से उठे चलो आज स्टार्टअप करते हैं देखा है ऐसा? नहीं। हर एक स्टार्टअप कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, है ना। तो आपके मन में वाई क्लियर करिए कि आपको स्टार्टअप क्यों शुरू करना है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा ना, बाकी के स्टेप सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगी, है ना। तो हर एक के मन में कोई ना कोई एक आइडिया तो आ ही रहा होगा कि अपन ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, है ना। कितने स्टार्टअप आप सोच भी नहीं सकते, इतने आइडियाज अभी भी पेंडिंग है ना। हम लोग इतना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारे पास कितने सारे लोग हैं, कितने प्रोडक्ट्स है, कितना कुछ है। बाकी कंट्रीज के पास इतना ये नहीं है ना। तो इस तरीके से ही पूरा अगर आप वाई क्लियर कर लोगे तो आप अच्छे से ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आगे हम लोग कैसे स्टार्टअप को लेके जाएंगे। और मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हम लोग आखिरी में डिस्कस करते हैं कि हम लोग मैं कैसा पूरा यहाँ तक आया। शार्क टैंक इंडिया तो अभी सभी ने देखा है ना। तो ये क्लियर हो गया सबको, है ना। सर थोड़ा सा इंट्रो में बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे की। जैसे आपका हाँ। बीच कार्ड का एक मैंने देखा आपकी साइट पे, और साथ में हमने एक 48 डिग्री। तो सबसे पहले तो बच्चे को खुद का भी अगर स्टार्टअप करना हो तो एक ब्रांड नेम होना चाहिए। हाँ। पर आपका जैसे मैंने देखा 48 डिग्री, ये कोई नाम स्टार्टअप कैसा है, मतलब सोचा कैसे ही? तो बहुत ही डिफरेंट है 48 डिग्री, बीच कार्ड, अर्बन गार्डनर्स, ये बहुत ही यूनिक से नाम है, कहीं सुने नहीं है। तो थोड़ा सा हमें बताइए इसके पीछे का स्टोरी क्या है, और कैसे आपने आइडियाज क्रिएट किए और कैसा अपना स्टार्टअप का नाम किए। थोड़ा सा बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा, जब आप खुद के इनोवेटिव माइंड में काम कीजिएगा तो देखिएगा कि ब्रांड नेम भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए। जब आप खुद का स्टार्टअप आप रेडी करोगे तो ब्रांड नेम को भी कैसे, जैसे इनके स्टार्टअप की बात करो तो 48 डिग्री ना, beachcard.com और अर्बन गार्डनर्स, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं जो बिल्कुल यूनिक है, शायद हमने कोई भी कंपनी ऐसी देखी नहीं है। तो वैसा भी अलग से डिफरेंट होना चाहिए। तो आज सर बताइए थोड़ा सा वो स्टोरी के पीछे के कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब ये स्टोरी, मतलब जैसे मैं भी ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स का था तब मैंने भी सोचा था कि यार स्टार्टअप का नाम रखते हैं। तो मैंने, अब क्या होता है कभी कभार अपने बिजनेस में आप अलग अलग फील्ड को ये करते हो। जैसे मेरे को एग्रीकल्चर फील्ड बहुत पसंद थी जब मैं इंजीनियरिंग के दिनों में था। तो मुझे लगता था एग्रीकल्चर फील्ड कितनी बढ़िया है, 70% अपनी पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है ना। इनडायरेक्टली हम लोग 70% जो हमारी आबादी है पूरा एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। जैसे मैम का भी दाल मिल है, दाल मिल भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ तो भी ऐसा नाम रखा जाए जिसके अंदर हम 2-3 बिजनेस भी अगर जरूरत पड़े तो कर सके। तो फिर मैं सोचा यार हर एरिया का अपना स्पेशलिटी रहता है ना। जैसे हमारे यहाँ की स्पेशलिटी क्या है बताइए बरा, विदर्भ की सबसे ज्यादा हमारी गर्मी है ना। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो मैंने रैंडमली एकदम गूगल किया कि हमारे यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है, तो वो था 48 डिग्री तो इसीलिए हमारी स्पेशलिटी गर्मी है ना हमारे। और क्या है बताइए, ज्यादा गर्मी कितना है ना, हमारा टेम्परेचर जो भी देखो यही बोलता है ना, अकोला का गर्मी ज्यादा है ना। तो देखिए मुझे भी कितना अच्छा लगा कि स्टोरी कैसी है। मतलब अकोला का टेम्परेचर 48 डिग्री है, उसका ही नाम रख दिया 48 डिग्री का, कंपनी का नाम रख दिया उन्होंने। और टैगलाइन भी हमने ये रखी थी, हीट इन द मार्केट, है ना। जो तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने कंपनी का नाम शुरू किया, और इतना न्यूट्रल है कि इसके अंदर हम कुछ भी अदर ब्रांड खड़े कर सकते। इसलिए मैंने beachcard.com जो था वो मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। फिर बीच कार्ड सिंपल था मुझे। और मैं आपको एकदम बहुत बेसिक बता देता हूँ कि जब नाम सोचते हो ना, जितना सिंपल रख सकते हो उतना अच्छा है। अभी ज्यादा जितना आप पढ़ते हो ना, जैसे ओला नाम रखा है, ओला का मतलब हेलो होता है, पता है, बहुत कम लोगों को पता होगा, स्पेनिश या हाँ स्पेनिश। तो इसलिए एकदम सिंपल रखना, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि हम ऐसा रख देंगे तो नाम अट्रैक्टिव लगेगा, जरूरत नहीं है। लोगों को कम्युनिकेट हो, है ना। जैसे भारत पे आया था, भारत पे मतलब भारत जो है वो पूरा पे कर रहा, मतलब भारत पे, कितना सिंपल है। बड़े बड़े ब्रांड कभी भी ज्यादा हेक्टिक नाम नहीं रखते। तो जब भी आप स्टार्टअप करो, नाम एकदम सिंपल रहने को ना, कीप इट सिंपल, जितना सिंपल हो सके, है ना। तो बस यही स्टोरी थी हमारे ब्रांड नेम की। बहुत ही सिंपल स्टोरी है सर, एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक आइडिया लेकर आप चले हो। और इसके बाद का क्वेश्चन है सर, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था जूनियर एंटरप्रेन्योर का क्या है कि हमने छोटे बच्चों से स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जनरली ये मानते हैं कि जब 19-20 एज का एक बच्चा हो जाता है तब उसको बिजनेस की जरूरत है। और हमने एकदम ही डिफरेंट आइडिया ले लिया। हमने लिया कि भी 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम करवाते हैं। तो मेरे कॉल आते हैं तो बच्चों को पूछते, मेरा बेटा 5th में है, वो क्या पढ़ाई करेगा एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरा ये आपसे ही क्वेश्चन है
कि क्या इस उम्र के बच्चे, जूनियर एंटरप्रेन्योर के बच्चे, स्टार्टअप के बारे में इनको अभी से सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? क्या ये हम सोच रहे हैं, जो दिशा में हम जा रहे हैं, क्या ये सही है? बच्चों को इस दिशा में अभी से सोचना चाहिए या फिर इनको अभी और टाइम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भाई ठीक है, हम लोग आइडिया तो सोच लेंगे, सब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम तो इतनी कम एज में हैं। तो दो तीन चीजें आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो कोई भी आइडिया की कोई एज नहीं है ना। अगर आप 8 साल के भी हो, 10 साल के भी हो, कई ऐसे स्टार्टअप है जो बच्चे आज भी चला रहे हैं और उन्होंने शुरू भी किया है ना। पहले मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ, फिर लीगल चीजों पे बात करूंगा। टेक्निकल बेसिकली यही रहता है, ये एज में सोचने के लिए एडवांटेजेस क्या क्या है वो बता देता है। आपका माइंड फुल ऑफ क्रिएटिविटी रहता है। पता है, एक चीज मुझे बहुत थोड़ी बुरी लगती है अपने इंडिया के अंदर कि मतलब अभी भी उसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है। पता है, इतना कंट्री है, स्टिल इनोवेशन में हम लोग काफी पीछे है। अगर आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इनोवेशन में हम थोड़े पीछे है, नई चीजें इनोवेट करने का। और रीजन बताओ क्या है कि यंगस्टर जो है ना, वो सब या तो उनको इंजीनियर बनना है या तो फिर डॉक्टर बनना है। अभी तो क्या पता, मतलब फाउंडेशन भी 8 9 10 से शुरू हो गया है ना। तो अभी एक्चुअली वो सब करिए, मेरा एजुकेशन के लिए कोई ये नहीं है कि वो सबके साथ में अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आप एट द सेम टाइम इसके लिए भी स्किल्स जमा करना शुरू करिए। हो सकता है कि आप स्टार्टअप 8 9 10 या जूनियर इसमें नहीं खुद भी खोल पाए, बट आपके पास स्किल जो 10 साल का जो टाइम मिलेगा आपको या 7 साल का, उससे आप इंजीनियरिंग पास आउट होके या जो भी कुछ आप कर रहे हो एजुकेशन, उसके बाद इजीली आपको अवेलेबल है। जैसे मैम ने बहुत अच्छा पूछा ना, पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्या इतनी कम एज में एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई, पहली बात तो क्लियर है कि वो कोई एक डिग्री नहीं है, वो एक स्पिरिट है ना। अपने अंदर से खुद को जो एंटरप्रेन्योर समझता ना वो है, अगर नहीं समझता तो नहीं है। आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि आप एंटरप्रेन्योर हो, है ना। बोलेगा क्या, आप अंदर से समझिए कि हाँ भाई आज मतलब नींद की चादर ओढ़ोगे ना तो ये सोचना कि भाई हम एंटरप्रेन्योर है ना। तो ये सबक सीख के यहाँ से लेके जाना है, आज से ही आपको सोचना है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जा चुका हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। सोचना अभी से स्टार्ट कीजिए। हाँ। शायद वो सपने आपके 4 से 5 साल बाद पूरे होंगे, है ना, उसको टाइम लगेगा, पर अभी से सोचोगे तो हाँ। एक जो है मुकाम कहीं ना कहीं 5 से 7 में मिल ही जाएगा। और अगर अभी भी हो गया तो आपको थोड़ा सा लीगल भी बता देता। अगर बाय चांस आपके मन में कोई आइडिया आया और बहुत अच्छे से वो स्टार्टअप आपने कर भी दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई है किसके मन में कोई छोटा सा आइडिया बता सकता है कोई, शॉर्ट में बताइए, या प्रॉब्लम सॉल्व करता हो कोई है? कोई है बच्चों जिसको खुद का कुछ आइडिया हो आपके आसपास ही प्रॉब्लम्स है। 6 सेशन कंप्लीट कर लिए, 6 चल रहा है, तो हाँ। हम बात कर रहे हैं बार बार एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, करियर प्लानिंग। हाँ। तो कुछ करियर प्लान किया है, कुछ सोचा है आपने खुद का कुछ स्टार्टअप क्रिएट करने का? हाँ। कोई बच्चा अभी जैसे एक यंग एंटरप्रेन्योर मतलब बच्चों का ही था, उसने उन्होंने बताया था जैसे अपने यहाँ पे रेंटल अपार्टमेंट्स रहते हैं ना, कई जगह पे भाड़े से घर देना रहता है, तो अब हर घर में जाके देख नहीं सकते। तो एक ऐसे एक छोटे से 12th भी नहीं, 12 या 13 साल का बच्चा होगा, उसने एक ऐसे चश्मा बनाया था जिसमें आप पूरा 3D व्यू देख सकते हैं घर का, बिना वहां पर फिजिकली जाए। तो ऐसे अलग अलग आइडियाज आपके मन में आएंगे। और अगर बाय चांस आपका पहले तो आइडिया से कोई तो खरीदेंगे ना, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया वो कोई तो खरीदेगा, तो आपको उससे इनकम जनरेट होंगी, है ना। यही बेसिक बिजनेस का फंडा है, ये तो सबको पता है ना। कोई चीज हम पैसे देते हैं और कोई चीज हम लोग वापस लेते हैं। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन करते हैं आप कोई भी चीज में। जैसे किसी ने तो ये पॉट बनाया था, है ना, पहले प्लास्टिक के फूल अलग थे, नीचे का पॉट अलग था, किसी ने सोचा चलो इनको एक करके हम लोग इसको बेचते हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई और उसके बदले आपने सेल करना शुरू किया, है ना। कर सकते हैं, हाँ नहीं? हाँ, तो फिर ये सेल करने के बाद आपको पैसे मिले तो आप कर ये सकते हैं। अगर आपने यंग एज में किया लीगली, अपने माता पिता के नाम पे आप एक अच्छा सा उनके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड कर लीजिए। कोई भी प्रोप्राइटरशिप सबसे आसानी से होती है, 1000 2000 में रजिस्टर हो जाती है, और उनके नाम से आप बिजनेस को रन कर सकते हो जब तक आप 18 साल के नहीं होते हो। फिर जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप एक MOU साइन कर लीजिए उनके साथ कि वो कंपनी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगी। मतलब आपकी कंपनी भी 5 साल पुरानी दिखेंगी, बट एट द सेम टाइम आपकी एज का फैक्टर भी आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप 12 साल की उम्र में भी कंपनी शुरू कर सकते हो। आपके पिताजी क्या, जैसे हम लोग, आपका अकाउंट भी होगा ना, बैंक अकाउंट आज, तो उसमें पिताजी या माँ की साइन लगती होंगी कि भाई जब पैसे निकालने हैं, तो बस वैसे ही आप कंपनी शुरू कर सकते हैं लीगली, है ना। तो आप जरूर करिए। आपके मन में कोई आइडिया आता है उसको बिल्कुल रूप दीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होंगे ना, अपने आप को फेल होने का बिल्कुल ऐसा ये दे दो। और अभी तो इनकी उम्र भी ऐसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है आपको, हर एक जन ने बचपन से यही सिखाया होगा कि सक्सेसफुल बनो, कुछ ने बोला भी था, मैं बोलता बिल्कुल बनना चाहिए। बट आपको बताओ क्या, फेलियर के बिना एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ ही नहीं है। आपको इतने अप्स एंड डाउन से जाना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। जब आप बिजनेस करोगे ना, आपको पता चलेगा ये एकदम रोलर कोस्टर राइड है ना।
एक दिन आप एकदम ऊपर, एक दिन नीचे, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप करिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन है सर हमारा कि ये टॉपिक भी है हमारे सेशन का कि हाउ टू रन अ स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अब ये बात कर ली कि कंपनी का नाम कैसे होना, आइडियाज कैसे होना, तो एज हमारी है, ये भी हमारा हो गया कि एक उम्र के बच्चे भी अब खुद सोच सकते हैं, हमारे खुद के स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन तो बच्चों के मन में आता है ना कि कैसे करें, तो रीजन तो मिल गया उनको कि आइडिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए, तो कैसे करें जब तक उनको प्रोसीजर नहीं पता होगा, तो कैसे चलेंगे आगे। तो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, इसका थोड़ा सा एक मैं 3 या 4 स्टेप में आपको सिंपल बता दूं। ये 4 स्टेप को फॉलो करिए, आपको वो पूरा एक तरीका मिल जाएगा किस तरीके से करना। देखो, सबसे पहले तो अगर आपके मन में कोई आइडिया आता है, इसको बोलते हैं ये मतलब जिस तरीके से एक एमबीए को सिखाया जाता है वैसे ही बता रहा हूँ, बट आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में, कि सबसे पहले एक आइडिया आएगा आपके मन में, आज भी है बहुत से लोगों के मन में कि ये कर सकते हैं, नहीं है, हाँ नहीं कुछ, हाँ ठीक है, तो उसको प्रोटोटाइप कहते हैं, है ना। आपके मन में कोई आइडिया है, उसको पहले एक प्रोटोटाइप बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा था दिल्ली का, उसने क्या किया था, घर पे जो अपना ये आता है ना, क्या बोल सकते हैं, खजूर आता है, पता है, डेट्स के बीज निकल के हम फेंक देते हैं ना, कोई काम में आते क्या, तो उसके बीज का उसने पाउडर निकाल के उसको अच्छे से फ्लेवर्ड देके सेल करना शुरू किया। वेस्ट है बेसिकली, कोई काम में नहीं आता, और उसने उसके इतने एरोमेटिक मस्त ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो ये पहले उसने घर पे देखा कि माता या घर पे जो भी लोग थे वो फेंक रहे थे उसको, फिर उसने सोचा, दादी माँ का उसको याद आया कि मेरी दादी ऐसा पाउडर पीस के रखती थी जिससे फायदा होता था। फिर उसने वो पाउडर को अच्छे से पैक किया, लेबल किया, जो जो चीजें लगती है लीगली वो देखा, नाम कंपनी का, और प्रोटोटाइप लोगों को दिया पहले। सबसे पहली चीज पता है कि आपके घर वाले हैरान होना चाहिए अगर आपने कंपनी शुरू की है तो अब आप एंटरप्रेन्योर हो। कैसे? तो आप हर चीज सबसे पहले उन पे ट्राई करते हो, है ना। है ना, आप कुछ भी बनाओगे सबसे पहले घर वालों को दिखाना, पापा ये देखो, मम्मी ये मैंने बनाया है ना। और इनोवेट करो नई नई चीजें कि ये बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि खिलाने पिलाने की चीजें हो, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, अपने घर वालों को बताओ। हो सकता है घर वाले बोले अरे ये तो चलेगा नहीं, है ना। आपको पता भी नहीं होगा कितने बड़े बड़े आइडियाज जो आज दिख रहे हैं ना, वो उनको पहले बारी में रिजेक्शन ही मिला हुआ है। तो आप पहले घर वालों को देखो, अपने दोस्तों से बात करो, फिर जब आपको लगे कि नहीं यार इसकी जरूरत है मार्केट में, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना। सबसे मेन चीज, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने बताया विदर्भ है, हमारे यहाँ पे कितना धूप पड़ता है, तो धूप का एडवांटेज ले सकते हो आप, सोलार के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, सोलार पे आप फैन बना सकते हो, सोलार के ऊपर घर के प्रोडक्ट बना सकते हो, कितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हो, है ना। सोलार, अगर घर में कुछ सुखाना है, जैसे मम्मी हमारे गेहूं चावल सब सुखाती है, कोई फ्रूट सुखाती है, तो हो सकता है सोलार ड्रायर बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप बनाइए, है ना। ये हो गया प्रोटोटाइप। फिर उसको टेस्ट करिए, है ना, इनिशियल उसको टेस्ट कराइए कि कैसा है, ठीक है क्या, लोगों का कभी कभार रिस्पॉन्स चेक करिए, नहीं तो कोई अनजान इंसान को, दूर के चाचा मामा, इनको दे भेजिए, है ना। फिर आपको फीडबैक मिलते हैं, वो फीडबैक के हिसाब से उसमें चेंजेस लाइए कि जरूरत है क्या चेंज लाने की, कोई प्रोडक्ट में कमी रह गई क्या। फिर उसके बाद में आप उसको पब्लिकली, उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने बताया, लीगली सब लाइसेंस ले लीजिए, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना लीजिए। जो बिजनेस का अकाउंट रहता है उसको करंट अकाउंट कहते हैं, तो एक करंट अकाउंट बना लीजिए अपने नाम से, जैसे मेरा 48 डिग्रीज के नाम से करंट अकाउंट है। फिर करंट अकाउंट बनने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिकली लोगों को दीजिए, और जब आपको फिर रेवेन्यू जनरेट होना चालू हुआ तो उसमें और इनोवेट करिए कि और क्या प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि लोगों को क्या चाहिए। बट ये 4 स्टेप में ही बेसिकली पूरा स्टार्टअप चलता है। पहले सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, है ना। एमबीए में भी इन लोगों को, अगर आपने एमबीए में जाओगे तो उनको एक ऐसी पूरा फीडबैक के ऊपर ही पूरा फोकस रहता है कि आप प्रोडक्ट देते हो, पूरा एक एक चीज चेकलिस्ट करते हैं कि अच्छा लगा नहीं लगा। आपने भी कई बार पेट्रोल पंप या कहीं देखा होगा, आपको सर्वे करने को बोलते हैं, एवरेज, है ना, या एक सर्वे करने को बोलते हैं, गुड, एवरेज, या फिर आप ई कॉमर्स या वेबसाइट पे भी रहते हो तो कभी कभार पूछते हैं। तो वो फीडबैक से आपका वो पता करते हैं कि प्रोडक्ट सही में अच्छा है क्या। अगर हर एक इंसान ये बोल रहा है कि नॉट, मतलब अच्छा नहीं है, तो वो कंपनी वो प्रोडक्ट को बेचने में इंटरेस्टेड रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। जैसे अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, मैंने बीच कार्ट क्यों खोला? मुझे लगता था कि झाड़ों की कमी है, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, हमने जंगलों को पूरा खत्म कर दिया, है ना। ऊपर से हम लोगों ने हमारी जो इंडियन स्पीशीज है झाड़ों की, वो तो पूरी ये कर दी। पहले हमने रोड के साइड में सिर्फ झाड़ बचे थे, अब रोड भी बड़े हो गए तो झाड़ उसमें भी कट हो रहे। तो मुझे लगा सीड्स को हम लोग सेव करके हमारी जो इंडियन स्पीशीज की उसको बेचे, और फिर मैंने सोचा कि यार ऑफलाइन बेचने जाऊंगा तो 2-4 साल 10 साल लग जाएंगे, ई कॉमर्स सबसे अच्छा तरीका है ना। तो आपने एक क्वेश्चन मेरा है, मतलब सबसे पहले तो ये सीड बोले तो बहुत ही छोटी चीज होगी, है ना। अपने इसके लिए सोचना कि इसको बेच के भी प्रॉफिट कमाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आपने मन में एक नहीं आया शंका कि बीज को भी बेचना चाहिए और उससे भी प्रॉफिट आ सकता है? तो ये आइडिया थोड़ा सा
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बीज को क्यों बेचा। मतलब बेसिकली देखो, मैं वैल्यू क्रिएट करना है। मैंने बताया ना, स्टार्टअप क्या करता है पता है क्या? वैल्यू क्रिएट करता है। पता है ना आपको, तरबूज तो वैसे भी मार्केट में मिल रहा है, बट किसी ने तो तरबूज के जूस को निकाल के बॉक्स में पैक करके आपके घर तक लाया ना। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन की। तो ये सीड बेचने का आइडिया इसीलिए आया मैम कि हम लोगों को लगता था कि सीड तो फ्री है, सीड तो है ही, बट अभी आप देख रहे क्या, हर सीड का हम लोग ऑयल निकालना शुरू कर दिया। नीम का नीम ऑयल निकालना शुरू कर दिया, सागवान टीक ऑयल का टीक ऑयल निकालना चालू किया। तो हमने सीड को क्रश कर दिया ना ऑयल निकालते समय। तो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी क्या सीड की? आपने देखिए बड़े बड़े झाड़ है, बट छोटे झाड़ आपको दिखते हैं कि जनरली प्लांट करते हैं? बहुत कम ही है। जो लोग प्लांट कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, बट जैसे पहले थे वैसे नहीं है अभी। तो मेरे दिमाग में ये मेरे को क्लियर हो गया था। अब बुक्स में तो पढ़ती हो ना 5th 6th से कि ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मियां पड़ रही है, सब। हम लोग एक्शन के लिए क्या कर रहे हैं उसके लिए? मैंने बोला ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तो वो कोई काम ज्यादा दूर नहीं चलेगा। आप कुछ भी बेच के कमा सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना, बीज से जब ये स्टार्टअप इतना बड़ा ले जा सकते हैं, तो हमारे तो आसपास आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बीज तो मतलब हम डेली, आप कोई भी फ्रूट काटते हो तो आप बीज देख रहे हो, पर आइडिया आना, समझो इस चीज को कि बीज तो आप हमेशा हर चीज बार बार देखते हो, पर आइडिया आना कि इसके थ्रू भी हम कोई बड़ी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत ही छोटा है। ऐसे खुद भी जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो ऐसा मत सोचो कि छोटा ये बड़ा है। छोटे को बड़ा कैसे बनाना है, यही एक जो होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो ये चीज जो है वो आपको सीखनी है। कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं है, आप छोटे को बड़ा कैसे बनाना है वो एंटरप्रेन्योरशिप में सीखना है, और वही सर जो है वो आपको बता रहे हैं। तो सर ये तो बहुत अच्छा हो गया मेनली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ई कॉमर्स में कौन कौन सी स्किल्स आती है जो हमारे जूनियर एंटरप्रेन्योर को सीखनी चाहिए? अब जैसे हम बात करते हैं, आपकी बीज कार्ड की बात करते हैं, बीज बहुत छोटा प्रोडक्ट है। हम जैसे जिसको ई कॉमर्स का नॉलेज ही नहीं है, तो वो बीज कार्ड को या बहुत इस छोटे से कंपनी को बहुत बड़ा रूप नहीं दे सकते। लेकिन आपने ई कॉमर्स का जो है वो हेल्प लिया, और जिसकी वजह से ये चीज जो है काफी आगे तक चल पड़ी है। तो ये ई कॉमर्स जो है वो बच्चों क्या क्या स्किल्स होती है जिसमें बच्चों को सीखना चाहिए? देखो, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि ऑनलाइन कोई चीज सेल करना। हर एक के मन में एकदम ये हो जाता है कि बच्चों को तो सब, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग उसका एक तरीका हो गया लोगों तक पहुंचने का। ई कॉमर्स बेसिकली ये है कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो। अमेजॉन यूज किया है लगभग सबने, या देखा है ना, या आपके आस पड़ोस में किसी ने तो यूज किया ही है। कुछ भी ऑर्डर किया घर पे आ जाता है ना। तो ये पूरे सिस्टम में चलता है कि किस तरीके से काम करता है। एक वेबसाइट बनाने को आज की तारीख में कुछ भी खर्चा नहीं है। आज से 15-20 साल पहले एक वेबसाइट बनाना मतलब कम से कम 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगते थे। आज अगर आप बेसिक आप हो ना, तो आप शॉपिफाई पे जाइए या बाकी वेबसाइट पे जाइए, आप 2-3 हजार रुपए में आपकी वेबसाइट बना सकते हो, है ना, खुद डिजाइन करके। अगर कोई डेवलपर से कराते हो तो 15-20 हजार रुपए अगर अच्छा रहा तो, और थोड़ा बहुत ही अगर आप, जब तक कंपनी बड़ी होंगी तब का तब देखेंगे। इनिशियल लेवल पे आपके लिए सफिशिएंट है 4-5 हजार रुपए की वेबसाइट। और वेबसाइट में फिर आप, चलो आपने प्रोडक्ट डाल दिए, आपने समझ लो कॉफी बीन्स बेचे, कॉफी का पाउडर बेचा अलग अलग फ्लेवर का, या पॉपकॉर्न बेचे 8-10 फ्लेवर के। इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। अब बायर कहां से आते हैं? तो मैम ने जैसा टर्म यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, है ना। उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हो? तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे कुछ होंगे, फेसबुक पे लोग होंगे, तो सब दिखते हैं ना एड्स वगैरह, हम लोग भी जाके क्लिक करते हैं। उस तरीके से आप लोगों को बाय करने के लिए थोड़ा सा मजबूर करते हैं, है ना। और इनफैक्ट आपको दिख ही जाता है कि अगर आपको जरूरत है, जैसे मेरे मन में इच्छा है कि यार आज कुछ तो अच्छा खाएंगे, और मुझे तभी ऐड दिखती है कुछ खाने की, तो मैं ऑर्डर करूंगा ना। बस वैसे ही चलता है। और उसके बाद में ये ई कॉमर्स पे जब आप ऑर्डर करते हो, उसके बाद में लॉजिस्टिक रहता है पूरा। लॉजिस्टिक कैसा रहता है? जैसे अभी सबसे अच्छे तरीके से लॉजिस्टिक हैंडल करता कौन है पता है कि आपको? शिप रॉकेट करके वेबसाइट है या ऐप है। शिप रॉकेट पे सारे कुरियर पार्टनर्स इंटीग्रेटेड है। आप उस पर कोई भी इंसान, उसके लिए जीएसटी ना कोई कंपनी चाहिए, आप इंडिविजुअल भी रजिस्टर कर सकते हो। और आप रजिस्टर करके, आप जैसे ही आप प्रोडक्ट आपको ऑर्डर किया, आप उस शिप रॉकेट में अपना पार्सल पैक करके आपकी जगह से वो लेके चले जाता है। फिर जो केजी के हिसाब से आपका वेट होता है उतना वो चार्ज करता है, और कस्टमर को अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसा पूरा ई कॉमर्स का सिस्टम चलता है। तो उसमें क्या क्या 3 टर्म्स है? पहले आपका वेबसाइट या कोई आपकी दुकान का स्टोर फ्रंट, फिर आप सेकंड आता है डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और थर्ड आता है आपका लॉजिस्टिक। और सब चीजें थर्ड पार्टी है, हमें तो कुछ करना है नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है कि प्रोडक्ट अपना डिजाइन करना है। हो सकता है प्रोडक्ट किसी और से भी बना के ले सकते हो। कई ऐसी वेबसाइट्स है। आपको क्या लगता है बिस्लरी अपना पानी खुद बनाता है क्या? नहीं बनाता। वो दूसरी कंपनी को देता है पैकेजिंग के लिए, ये ट्रांसपोर्ट के लिए। हर जन, आपका काम क्या है? एंटरप्रेन्योर का काम है कि आप पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखते हैं, जीरो से लेके कस्टमर को मिलने तक का, ये सही चल रहा है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टिंग में आप बहुत एफर्ट डालते हो, बट बाद में सिस्टम के ऊपर फोकस करते हो। एक बार सिस्टम बन गया ई कॉमर्स का, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे मेरा फोन में मैं चेक कर सकता हूँ कि अमेजोन पे कितना सेल हुआ, बीच कार्ट पे कितना सेल हुआ,
तो इस तरीके से आप पूरा सिस्टम चला सकते हो, ठीक है। तो सर जैसे ई कॉमर्स का जो है एक हमारा सेशन और है डिजिटल मार्केटिंग का, तो अगर यह रहा हमारा कुछ आगे का तो बिल्कुल जरूर हम आपको एक सेशन के लिए और इनवाइट बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। ताकि ये जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको जो है प्रैक्टिकल मिले। तो कोशिश करेंगे हम सर को फिर से डिजिटल मार्केटिंग की इन्वाइट करने के लिए। तो सर एक क्वेश्चन भी ये और है, जैसे शार्क टैंक इंडिया में आप कैसे पहुंच गए? सब बच्चे, जब से कल से मैं मिली हूँ बच्चों से, सेशन बाहर उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो एक ही चीज है बच्चों के मन में, ये शार्क टैंक इंडिया क्या रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया क्या रहे हैं, और शार्क टैंक इंडिया, तो आप वहां तक पहुंचे कैसे सर? शार्क टैंक इंडिया जो था ना, मैं सीजन 1 में था सबसे पहले। मैंने शार्क टैंक इंडिया, इंडिया के बाहर भी ये शो होता है, इंडिया का अभी आया है, ये पिछले 15 साल से शो चल रहा है। मैं बहुत मतलब मैं 2015-16 से देख रहा हूँ, और मुझे बहुत फैसिनेट करता था वो शो। वहाँ का शो थोड़ा मतलब यूएस में होता था, मुझे आइडियाज बहुत अच्छे लगते थे, मैं देखता था। फिर पहली बार मेरे मन में ऐसे ही देख रहा था, और रैंडमली मैंने देखा कि सोनी टेलीविजन कर रहा था वो, तो मैंने अपना, जैसे हम लोग अकोला वाले हैं तो सारी चीजें तो चलो ट्राई तो कर ही लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस की कमी तो है ही नहीं, तो मैंने भी ट्राई किया सब चीजें कि चलो डाल देते एप्लीकेशन वगैरह, और मैंने मेरा पूरा आइडिया, बीच कार्ड, सारी चीजें बताई, और उनको बहुत पसंद आया। फिर उसकी पूरी प्रोसेस है, उनके प्रोटोकॉल रहता है कि फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं मुंबई में, तो फिर मुंबई में मैं गया, फिर उसमें कैमरे के सामने जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे ही पूरा बताया प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद अलग अलग फेज के बाद हम लोग शार्क टैंक इंडिया का पूरा ये किया। बहुत ही अच्छा शो है वो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। पता है क्या, अगर आप वो जो दिखाते हैं टेलीविजन पे वो बहुत छोटा पार्ट रहता है, जो आप देखते हैं 10-15 मिनट की पिच, वो हम लोग रिकॉर्ड करते थे 2-2.5 घंटा, मेरा चला था 9 से लेके 11:30 बजे रात को, इतना लंबा, और वो दिन भर उनके शूटिंग चलती रही, उसमें से वो क्लिपिंग सिर्फ तोड़ के उतना 10 मिनट का डालते हैं। तो बहुत कुछ रहता है, वो लोग आपको पूरा निचोड़ के निकालते हैं। मतलब आपने जो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप हो भाई, उनके सामने जाना फिर पता चलता, क्योंकि वो इतना, जैसा भी नॉलेज जिसको है वो एग्जैक्ट सवाल पूछेगा कि कहाँ पर आपकी गलती है, आपने क्या सही किया, कहाँ पर आपको और जरूरत है डेवलपमेंट की। तो अच्छे से आपका खुद की डेवलपमेंट के लिए शार्क टैंक इंडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब मैं गया था तो 135 लोग थे इंडिया से पूरे, उसमें से एक मैं था, मेरी कंपनी थी, और लगभग हाँ 135 के आसपास स्टार्टअप थे पूरे, और बहुत अच्छी जर्नी रही पूरा। उसमें सिर्फ लोगों से सीखने मिला, 1-to-1 बात करने मिली, फंडिंग के लिए भी ऑफर आए काफी कि भाई आप फंडिंग चाहिए, सब चीजें, पर मेरी कंपनी का वैल्यूएशन ऑलरेडी ज्यादा था तो मैंने नहीं लिया तब, और मुझे फंडिंग भी ऑफर हुई, तो अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। तो सर अश्नीर ग्रोवर से बातचीत नहीं, मेरे टाइम पे अश्नीर नहीं थी, मेरे टाइम पे ये थे गजल अलग करके, जो मामा अर्थ की कोर फाउंडर थी, वो लोग थे 5 लोग। अश्नीर जो था वो पहले सिर्फ 20 या 25 एपिसोड में थे, उसके बाद में फिर वो लोग शफल करते हैं। जैसे ये साल भी जब आया है, और आप सबके लिए गुड न्यूज ये भी है कि ये साल भी जूनियर शार्क टैंक भी आया है। आप अगर चेक कर रहे होंगे तो आप डालिए, अगर आपके पास आइडियाज है, प्रोडक्ट है, तो जरूर डालिए। यही साल लॉन्च हुआ है वो जूनियर शार्क टैंक इंडिया, आपको शायद ऐड दिखी भी होंगी कुछ लोगों को। देखिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लासेस, तो मैं फर्स्ट सेशन में आपको बोला था कि आप प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कीजिए, तो आपका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कुछ भी सोचिए आप, और उसके लिए प्लेटफॉर्म देखिए, अभी सोनी टीवी पे भी आ रहा है सर के हिसाब से, हाँ, जूनियर शार्क टैंक, हाँ, जूनियर शार्क टैंक के नाम से, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, शायद आपका नंबर लग जाए। और काफी शोज होते हैं। देखो अभी आप छोटे हो, जब आप एक 12th में या फिर थोड़ा सी घर के बाहर निकलोगे, तब पता है कि आप बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं। इंक्यूबेटर क्या रहता है, इंक्यूबेटर जैसे मैम अभी एक इनिशिएटिव चला रहे हैं, वैसे हर सिटी में एक इंक्यूबेटर्स रहते हैं, कई बार IIT पवी कॉलेजेस में भी रहते हैं। तो उसमें इंक्यूबेटर का मतलब मीनिंग होता है जैसे अंडे को कैसे संभाल के रखते हैं जब तक मुर्गी का बच्चा नहीं होता, वैसे ही एक स्टार्टअप को संभालने के लिए इंक्यूबेटर रहते हैं। तो इंक्यूबेटर फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं कई कॉलेजेस में, जिसमें आपको पूरा गाइडेंस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे IIT पवी में इंक्यूबेशन में मैं था, फिर मिडास करके पूना का ग्रुप है उनके साथ था, तो इसमें मुझे स्टार्टिंग में जो नॉलेज चाहिए था और डिटेल में, वो इन्होंने दिया था इंक्यूबेटर्स। तो अभी तो आप थोड़े छोटे हो, पर जब 12th पास हो जाओगे, जब इंजीनियरिंग या कॉलेज जो भी आप पढ़ रहे हो, तब इंक्यूबेशन जरूर करना। रोनी स्क्रूवाला आपने सुना, हंगामा टीवी तो सबको पता है ना, हंगामा टीवी के जो फाउंडर है उनका नाम है रोनी स्क्रूवाला, उनका भी इंक्यूबेशन है, बहुत सुंदर है। मतलब मेरे जो साथ में काम करते थे वो उसी में थे, हंगामा में, मतलब उनकी इंक्यूबेशन में थे, तो बहुत सुंदर लर्निंग्स है उसमें भी, तो आप जरूर करिए, है ना। ओके, तो सर जैसे डिफरेंट आपका, जैसे अभी आर्ट ऑफ लिविंग में भी मतलब एंटरप्रेन्योर से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ना, ये कहाँ आप पहुंच गए? बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे मैम ने बोला ना कि भाई चलो, एक तरफ आप पूरे मटेरियलिस्टिक हो, सब चीजें एकदम फाइनेंशियली सारी स्टार्टअप, और एक तरफ आप स्पिरिचुअल कैसे क्या हो।
मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये बात बहुत गौर से सुनना। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो ये 3 चीज आपके लाइफ में होना, लिख के ले लो मेरे से। सबसे पहली चीज क्या है पता है क्या? आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम, जो भी आपको लगे, ठीक है। सेकंड आपका रहता है इमोशनली आप बहुत फिट होना चाहिए। आपके लाइफ में कई बार आप देखना आपको प्रॉब्लम रही भी नहीं होंगी, बट इमोशनली आप इतने ये हो गए अंदर से कि प्रॉब्लम और बड़ी हो गई, है ना। तो इमोशनली स्ट्रांग इंसान ही एंटरप्रेन्योर बन सकता, मैं क्लियर बोल सकता। क्योंकि आपको कई लोग डिमोटिवेट करेंगे, आपको कई लोग आके बोलेंगे अरे कोई स्टार्टअप नहीं, पर आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरा रहता है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए। स्पिरिचुअली मतलब कैसा? हर एक ने शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देखा होगा। शिवाजी महाराज की हाइट औरंगजेब से बहुत कम थी, पता है आपको? वो 7 साढ़े 7 फुट के, ये 5 साढ़े 5 6 फुट के, बट उनके अंदर एक चीज बहुत ताकत से थी। वो क्या थी पता है? आत्मबल बहुत था, मतलब अंदर से बहुत ताकतवर थे वो। और वो उनको स्पिरिचुअल, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है वो देती थी। आपने सबने देखा होगा ना शिवाजी महाराज कैसी भक्ति करते थे, है ना। तो वो तीनों, ये तीनों आपके लाइफ में जब रहेगा ना, तो आप सही में एक एंटरप्रेन्योर बन सकते। और एंटरप्रेन्योर को छोड़ दो, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, है कि नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, कोई डिग्री नहीं है। आपको हर चीज की डिग्री मिल जाएंगी बाहर, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई डिग्री दे नहीं सकता आपको। वो इंसान जिसने बस बोला ना, एक सिंपल, एक दोस्त को मैं बता रहा था, जो इंसान अपने से पहाड़ के ऊपर से कूदा और रास्ते में सोचता कि चलो प्लेन कैसे बनाएंगे, वो इंसान एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है ना। पहले से प्लेन नहीं मिलने वाला, आपको खुद के रास्ते में अपना प्लेन बनाना है ना। तो और यही फर्स्ट सेशन, वेरी फर्स्ट सेशन में मैंने ही बच्चों को सिखाया था कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, 4 चीज़ें ही होती है लाइफ को जीने के लिए, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली और आपका मनी मटेरियल। एग्जैक्टली। तो ये 4 चीज़ों पे वर्क करना है आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप बने नहीं बने, या जॉब में जाओ या इंट्राप्रेन्योर बनो, जो भी आप बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान तो आप जरूर बने जाओगे अगर 4 चीज़ों पे फोकस करते हो। तो अभी हम सर क्वेश्चंस बच्चों के भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा भी नंबर कब आने वाला है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे हैं अपना एक रेज हैंड कीजिए, जो भी क्वेरीज है आप लोगों की, और ताकि हम बच्चों से पूछ सकें, सर से हम समझ सके कि आपको क्वेश्चन है। ओके, रेज हैंड रेज कीजिए। बोलो। ओके सर, आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है? मेरा जो सेल करता हूँ वो, हाँ बहुत बढ़िया, बेटर उनसे। देखो मेरा प्रोडक्ट बेसिकली इस तरीके से बनता है कि काफी सारे सीड्स तो हर जगह पे अवेलेबल है, जैसे मैम ने बताया, बट हमारा काम की ये रहता है कि एक अच्छा, जैसे मदर एक अच्छे बच्चे को जन्म देती है ना, वैसे एक अच्छा झाड़ अपने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देता है। तो हम लोगों के वेंडर्स है, हम लोगों के बाकी सप्लायर्स है, जो लोग सीड को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो अच्छे झाड़ से निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीताफल खाते हो, है ना, सीताफल का अगर अच्छा झाड़ है तो उसके जो बीज आएंगे वो ज्यादा अच्छे सीताफल देंगे। ये तो सिंपल चीज है। तो उसी तरीके से हम लोग पूरा एक सिस्टम बनाए जिसमें हम सीड को प्रॉपर चूज करते हैं, जो वेंडर से उसको पैकेजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट। मेरी पैकेजिंग भी आप मेरी वेबसाइट पे जरूर जाके देखिए, beachcart.com, BEEJCART, KART नहीं, CART, है ना, beachcart.com। आप गूगल पे भी डालोगे तो मिल जाएगा। फिर उसके पैकेजिंग अच्छे से करके फिर बाकी हम लोग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ लगा के हम लोग उसको मार्केट में सेल के लिए डालते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग इंडिया में कौन से शॉप से जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया? मुझे 2 ने ऑफर किया था, एक तो अनुपम ने वो टाइम पे ऑफर किया था और एक नमिता ने किया था। तो दोनों ने अच्छा ऑफर दिया था मुझे, लगभग 40 लाख के आसपास का ऑफर था, बट वो 50-70% तक कंपनी का इक्विटी जा रहा था। तो मेरा ओनरशिप अगर मेरी कंपनी से जा रहा है तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने बैकआउट किया था वो टाइम पे। तो सर आपने लिए ही नहीं, फंडिंग नहीं लिया मैंने। बोलो। सर आपके ट्रबल्स क्या थे आपके स्टडी के टाइम? स्टडीज के टाइम पे स्टडीज खुद ही एक ट्रबल हो जाती है। मुझे लगता है बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके खुद स्टडी टाइम चल रहा है और उनके भी बहुत स्ट्रगल आ रहे होंगे। मैं आपको बताऊं क्या, बहुत बेसिक आपको बताता हूँ। जो स्टडीज का जो बेसिक है ना वो बहुत काम आता, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस के बिना एक अच्छा स्टार्टअप नहीं बन सकता। अगर आपको लगता है कि स्टडीज छोड़ के हम लोग स्टार्टअप खोल लेंगे, हो ही नहीं सकता। अगर आपको पूरा, एक बात बताओ ना, अगर आपको मैथमेटिक्स ही नहीं समझ रहा और आपको कल चल के वो, आपने वो कोड देखा होगा ना, हमारा 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया, ऐसा हो जाएगा आपके साथ में। तो आपको नंबर्स अच्छे से आने चाहिए, है ना। तो जो आप स्टडीज कर रहे हो ना, बेसिक करो बट अच्छे से करो, है ना।
आप अगर अभी 10th 12th तक का जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद भी इंजीनियरिंग कर रहे हो उतना जितना जरूरत है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं कॉलेज यहाँ टिकता ही नहीं था। मुझे प्रेजेंटेशन देना, पेपर प्रेजेंटेशन देना, या फिर IIT पवई में चीजें सीखना मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने लगभग 11 प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें से 9 में मैं जीता था, है ना, फर्स्ट इसमें। तो मैंने मेरी कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है अकोला का, वहां पर भी मैं जीता हूँ। मैं फर्स्ट था जो फर्स्ट ईयर में जीता था। हमारे पूरे 4 साल की हिस्ट्री में कोई आज तक पहली साल में जीता ही नहीं था। तो मेरे को बहुत पसंद था पब्लिक के सामने जाना, बात करना, फिर अलग अलग प्रोडक्ट दिखाना। वो टाइम पे मैं इस पे फोकस था, एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर IIT पवई में जब आप अपने, और एक चीज आपको बहुत क्लियर बताता, ये एज में बहुत जल्दी समझ लो कि जितना आप अपने कुएं के अंदर रहोगे ना, अकोला एक अपना जैसे कुआ है ना, सिर्फ अकोला को मत देखो। इतना इजी है ना आपके हाथ में डेटा, मोबाइल। आप मुंबई जाओ, पुणे, हर जगह पे जाके देखो कि दुनिया कितनी सारी चीजें नहीं ला रही है। और मैं शायद बहुत पहले से ये करता है कि मुंबई जाके आपको बहुत जल्दी एक्सेस मिल जाता है डेटा का। आप ये मानते हो ना कि अगर यहाँ पर कोई फैशन आता है उसके मतलब उससे 8-10 महीने पहले मुंबई में आ चुका रहता है। तो जब आप बाहर की भी दुनिया दे रहो, यहीं पर काम यहीं के लोगों के लिए करो, बट पूरी दुनिया पे नजर रखो, है ना। मेरा आज भी वेयर हाउसिंग वगैरह अकोला में ही है। पहले मैं नागपुर था, बट अभी शिफ्ट करके अकोला ही है। तो यहीं से पूरे इसमें करो, ठीक है ना। तो मीन्स क्या हुआ, तो बाहर नहीं जाना। बोलते ना पेरेंट्स, हम US चले जाएंगे, यहाँ चले जाए, कुछ नहीं है, रहना यही है। भारत में रह के ही बहुत कुछ करना है। ऐसा नहीं भारत में जो है चीजें आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, सब जगह मिलेगी। पर आपका जो है अंदर के जो प्रोडक्ट्स है, आपके दिमाग के जो आइडियाज है, स्टार्टअप्स जो क्रिएट, उसमें दम होना चाहिए। ये मत सोचना जॉब करके मुझे US जाना है, वो जाना। भारत का बच्चा भारत ही रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ आप बताइए। सर, आपने जब अपना प्रोडक्ट बनाया 48 डिग्री का, तो वो जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया उसके लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? हाँ, बहुत अच्छा है। टेम्परेचर शायद था। मेरी इंस्पिरेशन, देखो क्या होता है जब स्टार्टअप हम लोग कर रहा था ना, मतलब मैं जब कर रहा, मैं नागपुर में था जब ये मेरे दिमाग फर्स्ट हमने वहीं रजिस्टर की थी कंपनी। तो मैं सप्लाई पूरा समझ रहा था, जैसे आप अभी सीख रहे हो, मैं भी तब सीख ही रहा था। इंस्पिरेशन मेरी पहले से यही थी कि मुझे लगता, पता नहीं, मैं बचपन से, जब मैंने, आपने गुरु मूवी देखी है क्या? बहुत अच्छी मूवी है, आप अगर नहीं देखी है किसी ने तो देखिए, अभिषेक बच्चन की है। हाँ, गुरु। तो वो धीरू भाई अंबानी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, पता है। तो मैंने वो जब देखी थी ना, तो मुझे ऐसा लगा यार कितना बढ़िया, मतलब इस तरीके से लाइफ जीनी है कि एक तो उन्हें जीरो से आए हैं, मतलब उन्होंने एज उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। एक बोला ना, पेट्रोल के कैन उठा के लेके जाते थे, ऐसा इंसान। आज आप रिलायंस देखते हो ना, आज 12 में से 10 जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो उसमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली रिलायंस का है। आज प्लास्टिक, पॉलीमर, सारी चीजें रिलायंस के हाथ में है, पेट्रोल रिलायंस के हाथ में है। तो इसलिए रिलायंस क्यों इतना बड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत ये था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो धीरू भाई अंबानी या गुरु मूवी थी वो बहुत इंस्पिरेशनल थी। उसके बाद में मैंने आपकी, मतलब मैं एग्जैक्ट यही एज का था, तो मैंने घर पे ऐसा, जिस दिन मैंने मूवी देखी थी तो मैंने एक ऐसा बॉक्स बनाया था, और उसमें मैंने डिसाइड किया था कि 365 दिन के मैं रोज 1 रुपए डालूंगा उसमें। तब 1 रुपए थोड़े ज्यादा थे, अभी नहीं है। तो 1 रुपए डाल डाल के मैंने 365 दिन एग्जैक्ट 365 जमा किया, और मैं रोज काउंट करता था ऐसे ऐसे रख के अच्छे से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे पास बहुत पैसे है, बहुत पैसे है। फिर वो जो अबंडेंस का भाव आया ना कि हाँ भाई मेरे पास है, मैं कुछ कर सकता, फिर मैंने उसको इन्वेस्ट किया। मतलब मैं घर पे बिजनेस शुरू कर दिया था, आपको बोल सकूं तो। ये यहाँ से लेके उसको दे, उसको इधर से लेके, फिर धीरे धीरे मेरे को सब समझा, है ना। और एक बुक, 2 बुक मैं आपको बोलूंगा जो आप पढ़ना, याद से लिख लो, अगर लिखना चाहो तो वैसे याद ही रख लो। आपने सुना ही होगा उसका नाम, तो क्या आपने रॉबर्ट कियोसाकी का तो सुना ही है, रिच डैड पुअर डैड, है ना। रिच डैड पुअर डैड, वो बुक पढ़ लीजिए। उसको छोड़ के कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़िए। और दूसरी बुक अगर आपको पढ़नी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, तो उनकी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक और आती है, वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ना। ये 2 बुक आप जरूर पढ़िए, लिख लो, ठीक है ना। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी, है ना। बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे मेरे 2-3 इंस्पिरेशन थे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर आपका फैमिली बिजनेस है? मेरा, हाँ, बहुत अच्छा है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था ही नहीं प्रैक्टिकली। मेरे यहाँ पे जो पिताजी थे, हम लोग मतलब उनका ट्रेडिंग का बिजनेस था केले का, बट वो अकोला में नहीं, रायपुर में था। उसके बाद में हम लोग खेती वगैरह है हमारे पास, लोग खेती करते थे, वही सब था। मैंने पूरा खुद से किया है। मैं इंजीनियरिंग जब था 2nd 3rd ईयर में, तब से लेके अभी तक पूरा जर्नी खुद से ही है। मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। अगर आपको लगेगा कि भाई पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे भी नहीं थे जब मैंने शुरू किया, है ना। लोन लेके किया था जब मैं बड़ा हुआ, फिर बाद में सब चीजें अच्छे से किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपने कंपनी चालू की थी तब खड़े हो जाओ बच्चा, खड़े हो जाओ।
सर आपने जब कंपनी चालू की थी तब आपको क्या लगा था आपकी मंथली इनकम कितनी होगी? ये बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस है। मंथली इनकम पे मैंने कभी फोकस किया ही नहीं, पता है क्या। और आपको बताओ क्या, ये जॉब की तरह नहीं है कि मंथली इनकम, यहाँ मंथ को तो छोड़ ही दो आप, छोड़ ही दो। मंथ तो Entrepreneurship में monthly है ही नहीं। earning मतलब मेरे को होती है। याद भी, सैटरडे संडे छोड़ दिया, मंथ छोड़ दो आप। अभी भी मैं जब काम करता हूँ, मुझे आज जैसे संडे है, मेरा कोई संडे मंडे कुछ नहीं रहता है। मेरे एम्प्लॉय जब थक जाते हैं तो बोले ठीक है भैया 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो मैं देता हूँ, अदरवाइज हम लोग संडे मंडे भी देखते नहीं, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो आप मंथ का तो छोड़ दो, ये जॉब का जो है ना, मैं आपको इसलिए बोला कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़िए। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखा है ना आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। तो चारों में 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं जो फाइनेंशियली रहते हैं। पहला कौन सा रहता है पता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का यही मन में क्वेश्चन आता है कि भाई मंथली इनकम कितना आएगा उसको, क्योंकि सैलरी क्रेडिट चाहिए, तो उसको ई कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कैटेगरी, एम्प्लॉय। फिर उसके बाद में आता है एस। एस कैटेगरी कौन रहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, या फिर जो भी इंसान सुबह आता अपनी दुकान खोलता और अपने पैसे लेके जाता, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट। पर जिस दिन वो नहीं आए, दुकान खोला, तो उस दिन पैसे मिलेंगे क्या, नहीं। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड को अपना जब खोलेंगे तब मिलेगा। और तीसरा क्वाड्रेंट एक आता है जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो व्यक्ति रहता है जो सिस्टम बनाता है ना। एक एग्जांपल देता हूं कि एक गांव में पानी की कमी रहती है, तो एक इंसान क्या सोचता है कि चलो 2 बकेट मैं रोज लाके बेचूंगा, तो 1 रुपए में 2 बकेट देता लाके रोज रोज। फिर उसकी लिमिट, फिर एक आदमी को और एक आइडिया आता है कि अपन पाइपलाइन डालते वहां से। फिर लोग जब वो पाइपलाइन डालते रहते तो लोग उस पर हंसते हैं कि अरे क्या कर रहा है, बकेट से तो कितनी जल्दी आ जा रहा है, उसको कि टाइम लगता है ना, 6 महीने लगते पाइपलाइन सेट करने को। फिर जब कर रहा था, फिर एक दिन ऐसा आया कि वो तो 2 ही बकेट ला सकता था, ये इसने पूरी पाइपलाइन फिट करके गांव वालों को पूरा पानी से 50 पैसे में पूरा पानी देना शुरू किया। तो लोग इतने खुश हो गए और इसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो इस तरीके से बिजनेसमैन क्या करता, एक सिस्टम बनाता। आप एंटरप्रेन्योर रह के क्या करना है, आपको पता है, एक सिस्टम बनाना है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाओगे, बिजनेस नहीं चलेगा। प्रोडक्ट भी बना लो, पर प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम ही नहीं है, कोई वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू नहीं है। और चौथा रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं भी अभी सीख रहा हूं, वो रहता है इन्वेस्टर। जैसे शार्क टैंक पे जो 4 बैठे वो इन्वेस्टर है ना, उनका पैसा काम करता है, वो काम करने भी नहीं जाते। आपने देखा ना, अश्नीर अगर जाके खुद थोड़ी ना कंपनी संभालता, उसने तो पैसे डाल दिया, वो बाकी लोग काम करेंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट को आप अच्छे से स्टडी करो, इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। अगर आपको पैसा समझना है तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट को बुक पढ़ो, वो आपको कोई स्कूल कॉलेज में नहीं सीखने मिलेगा, मैं आज ही बता देता। ये सब चीजें ऐसे भी स्कूल कॉलेज में कहीं सीखने को मिलने वाली ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, हाँ पूछो। हाँ बोलिए। सर शार्क इंडिया में जब आप शार्क्स के सामने जाने वाले थे अपना प्रोडक्ट देख पाने के लिए, तब आपकी थॉट्स क्या थे, आपको अंदर से अंदर डर था कि शार्क्स का प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, देखो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पता नहीं क्यों, बट कॉन्फिडेंट था, मैं पहले से ही था। तो मैं जब गया था तो एक तो बहुत इरिटेटिंग प्रोसेस है वैसे, अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे ना, क्योंकि मेरा नंबर रात को 9 बजे आया, मैं सुबह 7-8 बजे से बैठा था दिन भर, क्योंकि आपका रैंडमली नंबर्स रहते, 12 स्टार्टअप को एक दिन में प्रेजेंट करते हैं, और वो शूट रहता है ना पूरा, तो 3-4 दिन का चलता है। और उसमें एकदम काले रूम में बैठा देते तुमको बिहाइंड द सीन, और बस बैठे रहो वहां पर, ना बाहर जाना ना आना, बस खाना खाओ और आराम से रहो। तो उसके बाद में जब मेरे मन में थॉट्स यही चल रहे थे कि भाई क्या, किस तरीके से अपना 100% दे। देखो लाइफ में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे, आपको बस अपना काम करो 100%, जो आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना। इसलिए एक तो ये, मतलब मैंने आपको बताया ना कि सारी चीजें आपके ऊपर ही आ जाती है, मतलब आपका माइंड कितना मजबूत है ना, उतनी जल्दी आप आगे चीजें कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मिले आगे, तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी जरूर करिए, बहुत बढ़िया रहता है, बच्चों के लिए भी है, मेध योग, उत्कर्ष योग, जिसमें आपको प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इसके बिना आप, मतलब बेसिकली बताओ ना, आपको पहले गेम खेलते थे, गेम में चीट कोड्स आते थे, याद है क्या, कि कुछ कोड डाला जिससे गेम अच्छे से हो गया। अभी भी कुछ आते हैं ना, अभी कौन सा आता है, माइनक्राफ्ट आता है ना, तो माइनक्राफ्ट में, हाँ जीटीए आता था, हाँ, तो जीटीए में कैसे चीट कोड डालते थे, वैसे ही लाइफ का सबसे अच्छा चीट कोड बताओ कि आपको ज्वाइन, मतलब स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन कर लो, आर्ट ऑफ लिविंग को ज्वाइन कर लो, तो आपकी और जल्दी प्रोग्रेस हो जाएंगी। हर एक की इच्छा नहीं कि लेवल 1 से लेवल 100 जल्दी चले जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है अध्यात्म, है ना। तो चलिए सर, आप बोल ही रहे हो, तो कोई भी बच्चा अगर चाहता है आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन करना, तो हाथ की आज जो सर बुला रहे हैं, तो ज्वाइन हो सकता है। इसका डेट्स रहता है, आप मैम को बता दीजिएगा या दर्शन जी को बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता दो, आप हमें सर्कुलेट कीजिए, हम ग्रुप पे डाल देंगे। हाँ। अगर कोई चाहता है बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअल की तरफ जाना, झुकना चाहता है, तो बिल्कुल जो है सर हमें सिखाएंगे, और लगे तो अगर हमारा हो सकता है अगर सेशन कुछ
तो हम एक यहाँ पर एक सेशन मेडिटेशन का बिल्कुल या बिल्कुल फिर आर्ट ऑफ लिविंग का एक जो है सेशन भी हम रख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है क्या बच्चे? ओके। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो भी आपका बिजनेस यहाँ तक आप लेकर आए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा? बहुत बढ़िया, ये किसी ने नहीं पूछा। मैम के लिए तालियां बजाओ एक बार अच्छे से। पता है, सबसे बड़ा चैलेंज अपना माइंड ही रहता। मैं जितना महसूस किया ना, देखो एक रहता प्रॉब्लम्स, एक रहता हर्डल। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगे, पता है क्या, बट एक माइंड अगर स्ट्रांग रहा ना तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि अपने माइंड को ही कन्विंस करना है। पता है, कई बार आप चीजें करने के बाद बहुत डरते हो। हर एक के मन में, आज मैं बोलता ना, इसमें से 20-25 जितने भी लोग हैं, इसमें हर एक के मन में एक आइडिया होगा आज, बट हर्डल क्या है, उसको एग्जीक्यूट करने का। पता है क्या, सोचना कि चलेगा नहीं चलेगा, कर पाऊंगा, मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। आप करो, कैसे भी करो। एक हाथी को चलते हुए देखा है क्या कभी जंगल में? देखना, वो ऐसी झाड़ी वगैरह के टेंशन नहीं लेता, वो एकदम अपने ताकत से चलता है ना। तो वैसे ही आपको चलना है। सोच, चैलेंजेस हर्डल को छोड़ देना, अपना माइंड, आपको बस माइंड से बचाओ। पता है, पूरी लाइफ में एक चीज याद रखना, बस एमबीए करना है आपको। एमबीए मतलब क्या? मन बचाओ आंदोलन। किसी भी कीमत पे अपने मन को बचा लेना, है ना। वो मन सही रहा ना तो सब बोले ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सर ये जो मन चंगा जो बात बोल रही है, ये आर्ट ऑफ लिविंग से ही आएगी। हाँ, ये जो स्पिरिचुअल जो होता है ना, ये उसी से ही आएगी वो चीजें। तो मन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको झुकाव जाना ही पड़ेगा भगवान की तरफ, एक स्पिरिचुअल की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो सर आपका क्वेश्चन है मतलब? सर आपने जो इतना अच्छा आइडिया इन्वेंट किया, अब आपको मतलब सक्सेस मिल गया, तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन है? बहुत बहुत अच्छा है। मतलब ये एज के हिसाब से तो मैं भी नहीं सोच सकता इतना अच्छा बन। तो इनर सेटिस्फेक्शन जहाँ मुझे लगता है वो तो कभी नहीं होता है। हाँ, वो end पर मैं मतलब मेरा थोड़ा अपोजिट फिलोसॉफी ये चीज को, कि इनर सेटिस्फेक्शन को भागता ही नहीं हूँ मैं ज्यादा। मैं हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ, पता है। और मेरे को तो अभी भी, आपने बोला आप सक्सेसफुल हो गए, तब मुझे लगा हाँ भाई मैं सक्सेसफुल हो गया। मतलब मैं तो हमेशा अपने आप को समझता हूँ कि जब तक मैं, मतलब चलने देने का, ज्यादा इतना लोड नहीं देना। जैसे मैं अभी, आपने भी कई पॉडकास्ट में गडकरी जी को सुना होगा, है ना, जो रोड बनाते, नितिन गडकरी, उनकी थॉट, हाँ, इतने उनके भी, उन्होंने भी यही कहा था। मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था ना, वो बोले मैं इतना कहीं जाने या पहुंचने की ज्यादा करता नहीं, अपन अपना काम करिए बस, है ना। तो मुझे है इनर, मैं पहले से ही सेटिस्फाइड हूँ। मुझे क्या चीज सेटिस्फाई करेंगे बताओ? अगर जो लोग चाहिए, अपने चाहिए, सारी चीजें मेरे पास, सारी चीजें है आज की तारीख में। चाहे वो पैसे रहो, चाहे लोग रहो, चाहे कुछ भी रहे, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तो बस फिर आ जाता है। और बोला ना, अल्टीमेटली यही है सब कुछ। ओके, ठीक एनी है। क्वेश्चंस? हाँ बोलिए। सर आपने अपने बिजनेस को भी यहाँ तक थोड़ा एक्सटेंड किया है, तो आपके स्कूल जर्नी में कोई ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे आपने एकदम से गिव अप कर दिया होगा, आपने कर भी दिया, तो किसने आपको हिम्मत दी कि आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ? हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया, सुंदर question बहुत है। बहुत अच्छा है। मन में आते हैं, गिव अप कर देते हैं। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है। देखिए, ये मेरे बहुत, मतलब ऐसा भी टाइम आया था कि जब सब नेगेटिव में था, मतलब ऐसे चार्ट, फाइनेंशियल, सब चीजें नेगेटिव में थी। बट मेरे को पता है यार, मतलब अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं रहता ना, तो पाने के लिए तो सब कुछ है कि नहीं। तो मेरे मन में, नागपुर जब मैं था ना, तो मुझे लगा यार छोड़ दो यार सारी चीजें, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह छोड़ते, अपन जॉब के लिए जाते। और मैं गया भी था, पता है, मैंने कभी जॉब का इंटरव्यू दिया नहीं था। मैं पहली बार जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था, और वो भी ऐसी ही कि भाई इन्फोसिस का कोई ऐसी, मुझे बात करना पसंद था, तो मैंने चलो अपन ऐसी चीज जिसमें कन्विंस करके कस्टमर को कुछ कर पाए। और मैं 1 घंटा वो उनके साथ इंटरव्यू में था, और 1 घंटे बाद वो इंटरव्यूअर खुद बोलता चलिए अपन साथ में बिजनेस करते हैं। तो फिर तब मुझे लगा कि नहीं यार, अल्टीमेटली मैं बिजनेस के लिए ही बना हूं, है ना। कि अपने अंदर से अपने को लगता है अगर ये नहीं करूंगा ना, तो इसकी सिवा कुछ कर नहीं पाऊंगा। जब आपको लगता है ना कि देयर इज नो एग्जिट ऑप्शन, बस उस दिन आप फिर आपको ऐसे डाउनफॉल भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एनी क्वेश्चंस? हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे। 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हमारा टाइमिंग भी हो चुका है। सर आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल क्या होता है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है कि जॉब करना? देखो, पहले तो स्ट्रेस लेके काम ही नहीं करना कोई। मेरा सिंपल है, अगर स्ट्रेस आ रहा तो वो काम करने लायक है ही नहीं। अगर स्ट्रेस के, इनोवेट कब होता है आपको पता है क्या? मैंने आपको सबको बोला ना, कुछ नई चीज बनाओ। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो कुछ नई चीज बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो इसलिए स्ट्रेस रहा तो काम ही नहीं करना, पहली चीज, है ना। और दूसरा कि जो कर रहे, चाहे इधर करो उधर को, सिंसियरली करना। फिर आपको सक्सेस मिले ना मिले, प्रोडक्ट चले ना चले, आप अपना काम करो, है ना। हर एक जन पता है कि प्रैक्टिकली बुक में पढ़ता ना, वो कि एडिसन ने 1000 बल्ब बनाए, उसके बाद में एक बल्ब चला। तो लोग एडिसन को एक बल्ब के लिए जानते, कोई 1000 फेलियर के लिए जानता क्या?
तो आपके 1000 बार फेलियर आन दो, उल्टा और जल्दी चांसेस है कि आप आगे बढ़ जाओगे। एक सेल्समैन एटीट्यूड रखना कि सुबह एक सेल्समैन जब कोई पॉलिसी या कुछ बेचने जाता ना, उसको पहली बार में पहला कस्टमर मिल सकता या दिन भर भी खाली हाथ जा सकता, बट वो छोड़ता क्या, बस वैसे ही चलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, पूछो पूछो। सर जैसे कि आपने बोला ई कॉमर्स में सेल कर सकते हैं, सर वो स्टार्ट कैसे करें? मैंने स्टार्ट का बताया ना आपको, ई कॉमर्स के लिए आप शॉपिफाई या फिर ऑलरेडी जो वेबसाइट्स है वो वेबसाइट बना के देने वाली वेबसाइट है, आप उसमें बस डालिए अपनी डिटेल्स, प्रोडक्ट डालिए, फोटोज अपलोड करिए और आपकी एक छोटी वेबसाइट तैयार हो जाती है। शॉपिफाई हो गया और बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप डालो, आपको गूगल पे पता चल जाएगा हाउ, मतलब क्रिएट योर ओन वेबसाइट करके, उसका मंथली 150-200 रुपए पर मंथ आता है, उस पर आप पूरे प्रोडक्ट को अपलोड कर दीजिए, अपना कंटेंट लिख लीजिए। और अब चैट जीपीटी तो आपको सबको पता है, कंटेंट बनाना बहुत आसान है, पता है, आप डाल दो 4 चीजें कि मेरा प्रोडक्ट कॉफी बीन्स है, उस पर पूरा लिख के आ जाता है आपको, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। फिर वो वेबसाइट जब आप बना लेते हैं, फिर मैंने उसके बाद आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग सीख लो या किसी और कंपनी को दे दो, कोई और अगर करके देता है आपके बदले, आप ढूंढो, गूगल पे आज की तारीख में सब कुछ है। और बाद में मैंने आपको बताया कि शिप रॉकेट करके ऐप है, जिससे आप जो आपको प्रोडक्ट अगर कोरियर करना है किसी को तो आप कर सकते हैं, मेरा पूरा शिप रॉकेट पे चलता है काम, उसका आप वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं। आपको ऑर्डर आया कि आपका बराबर आपने बस पिकअप डाला तो अगले दिन कुरियर बॉय आपके घर पे आएगा और लेके जाएगा। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट का भी शॉर्ट में बता ही देता कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सिर्फ एक जीएसटी आपको चाहिए रहता है, जैसे आपके पिताजी के नाम पे आप कंपनी रजिस्टर करोगे ना प्रोप्राइटर, तो एक जीएसटी लेना पड़ता है, और जीएसटी नंबर डाल के अपना मस्त स्टोर फ्रंट बना लो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, प्रोडक्ट अपलोड कर दो, जो डिटेल्स आपको दिखती है वो भर दो, और जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे मेरे सिर्फ सीड्स प्रोडक्ट नहीं है, मेरे गार्डनिंग के इनपुट्स भी है, फर्टिलाइजर भी है और बहुत सारी चीजें। और एक और चीज थी कि मैंने ऑर्गेनिक सब चीजें की, केमिकल में ज्यादा यूज नहीं करता अपने इसमें, क्योंकि हाँ नहीं अमेजोन से होता है, क्यों हाँ, क्योंकि सीधी बात है ना, वहाँ बने बनाए कस्टमर है, और खुद की वेबसाइट पे किसी को पकड़ के लाना, दोनों तीनों चीजें करनी चाहिए। अपनी वेबसाइट पे कैसा है, जब ब्रांड बन जाता है तो बहुत इजीली आप जैसे लेंसकार्ट पे आप जाके चश्मे देखोगे, बट लेंसकार्ट को बनने के लिए कितना पैसा लगा, तो वो उतने लेवल पे जाने को थोड़ा टाइम लगता। बट अमेजॉन फ्लिपकार्ट डे 1 से आपको सेल देता है ना, आपको सिर्फ जीएसटी एक चाहिए और डाल के आप शुरू कर सकते कल से भी। और इनफैक्ट इनको छोड़िए, आप लोग तो करिए, मैं तो बोलती हूँ आप लोग भी जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के बिजनेस होते हैं, ठीक है, हमारे आइडियाज को टाइम है, अपने माता पिता के जो बिजनेस है उनको ऑनलाइन लेकर जाइए। जीएसटी नंबर जो सर बोल रहे हैं, मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा जो लाइव है, मतलब मैंने ही शुरू करके दिया था। मेरे एक दोस्त था जो उसने एक प्रोडक्ट बनाया था, ऐसे बड़ा सा ऐसे लकड़ी थी, उस पर थोड़ा सामने फैन था, छोटा ब्लेड था। तो आपने देखा जो एग्रीकल्चर में से जब पत्ते फूटते हैं ना झाड़ों को, तो उसको प्रूनिंग करने के लिए, काटने के लिए बनाया था। ग्रास कटिंग मशीन समझते हैं ना, घास अगर आ गई तो उसने बहुत सस्ते में वो मशीन बनाई थी, 1500 रुपए की समथिंग थी, पूरा फाइबर की थी। अब उसने प्रोडक्ट बना लिया, बहुत मेहनत की, 15-20 लाख रुपए लगा दिए, इनोवेट कर दिया, पर उसको मतलब बेचू कहाँ पर वही नहीं समझ आ रहा। वो अपने अकोला के मार्केट में जाके बेच रहा, इतना तो बिकेगा ही नहीं। तो फिर मैंने वो आया, और फार्मियो करके कंपनी, आप आज भी देख सकते जाके, और मैंने उनको सारा ई कॉमर्स का बताया कि आप एक काम करो अमेजॉन पे, बाकी 2-3 एग्रीकल्चर की भी 1-2 वेबसाइट्स है। पता है मैंने उनको बताया था कोरोना के बाद 2021 में, आज 2023 चल रहा, उनका पर ईयर का सेल लगभग 40 लाख के ऊपर है अकोला में। वो अभी भी एमआईडीसी में ही है वो कंपनी, और सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, सिर्फ एक प्रोडक्ट है। सोचो इतना ई कॉमर्स में पावर है। अगर आप परफ्यूम बनाओगे, उसकी भी जो प्रोडक्ट बनाओ वो सब बिकता। अपने पास 135 करोड़ लोग हैं प्राइम कस्टमर, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। तो और सही है ना, ये काम शुरू कर दीजिए। अपने जो पेरेंट्स का बिजनेस है ना, उनको ऑनलाइन डालिए, उनको ई कॉमर्स की हेल्प से आगे लेके जाइए, तो शायद वहां से आपको क्या है, एक राह मिलेगी, दिखेगा कि नहीं हाँ ये सब चीजें समझने को भी मिलेगी, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है ही आपके पेरेंट्स के पास, और फिर धीरे धीरे अपना जो इंटरेस्ट है उसमें डालिएगा, तो फिर शायद आपको जो अपनी डेस्टिनेशन है वो बहुत जल्दी मिल जाए। तो इसी के मेरे थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं जब भी शार्ट टर्म देखता था, मेरे को ना एक वर्ड था जिसको मैंने मीनिंग का समझ नहीं आ रहा था, वो वैल्यूएशन। हाँ देखो, वैल्यूएशन सब मैजिकल नंबर है। वैल्यूएशन कई तरीके से बनता, 2 तरीके आपको बता देता। एक रहता वैल्यूएशन जो एक्चुअल वैल्यूएशन है, मतलब आपके पास 100 करोड़ रुपए आपकी कंपनी की वैल्यू है, तो उसको वैल्यूएशन बोलते हैं। समझ लो मेरी कंपनी है, मैंने एक रूम खरीदा, एक दुकान खरीदी, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, मैंने बाकी जितना सब मिला के अगर मैंने आज की तारीख में लगाया है, उसको वैल्यूएशन बोलते हैं, है ना। जैसे अगर आपने किराना की दुकान लगे, किराना का पूरा सामान, किराने की दुकान, वो उसका वैल्यूएशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, फ्यूचर वैल्यूएशन भी रहती है, प्रेडिक्शंस रहते हैं, तो उसके ऊपर भी वैल्यूएशन। जैसे अगर इन्वेस्टर को लाना है तो अपन साल भर बात का 5 साल का व्यू प्लान बताते हैं
जैसे ये मैं समझ लो पॉट बेच रहा हूँ, तो मैं ये बताऊंगा कि 5 साल में मैं 100 करोड़ पॉट बेचूंगा और मेरी इनकम होंगी समझ लो 500 करोड़ रुपए, और उसमें से आप 100 करोड़ रुपए दीजिए और 400 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मैं आपको देता। तो वैल्यूएशन बेसिकली कंपनी को आंकने का एक तरीका है जिससे आप कंपनी कितनी परफॉर्म कर सकती है। जैसे आपको क्या लगता है ओला $1 बिलियन कंपनी, तो $1 बिलियन रहते नहीं है उनके पास। $1 बिलियन एक तरीका रहता है कि हम इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं, है ना। अगर आप शेयर मार्केट पे भी देखते होंगे कि वहां पे कंपनी का वैल्यूएशन मार्केट कैप लिख के आता है वहां की भाषा में, तो मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी इतना परफॉर्म कर सकती है, इतना हो सकता है। तो अगर छोटी कंपनी है तो एक्चुअल वैल्यूएशन और जो फ्यूचर प्रेडिक्शन वैल्यूएशन उसमें फर्क रहता है। जो शार्क टैंक पे बताते हैं वो फ्यूचर वैल्यूएशन रहता है, आज से 2-3 साल बाद हमारी कंपनी कितनी वैल्यूएबल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को, हमारे सेशन को स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया और हमारे शो पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बच्चों को इसकी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है, शायद इनसे इनको कुछ एक राह मिल जाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। आप लोगों का भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, सब लोग कर रहे हैं, बहुत ही अपने अकोला में भी इतना अच्छा सब आप इनिशिएटिव लेके कर सकते हो, बहुत बढ़िया। आप बहुत आगे जाएंगे, ये सब चीजें करिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।